की ओर जॉय निकाय चुनाव के बाद रुद्रपुर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सामने आ गई है। मेयर चुनाव प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर पार्षद के टिकटों को बेचने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के गंभीर आरोप लगवाए। बता दें कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने मोहन खेड़ा को मेयर प्रत्याशी घोषित किया था और पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी साफ दिखाई दी। मनमाने तरीके से पार्षदों के टिकट वितरित किए जाने के आरोप लगे। मेयर का चुनाव भाजपा के विकास शर्मा ने करीब 13,000 वोटों से जीता था, लेकिन अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने पार्टी के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शर्मा पर 25,000 रुपए लेकर पार्षद प्रत्याशियों का टिकट बेचने और भाजपा के विकास शर्मा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने मेयर प्रत्याशी के सभी आरोपों को गलत करार दिया है। हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जो कि पूरे चुनाव में पैसे की उगाही करते रहे, टिकट बांटते रहे, अपने दलालों को एक एक पार्षद के घर भेजा, उन्होंने एक एक पार्षद से उन्होंने पैसे की दलाली करी, पैसे की उगाही करी और उन्होंने ये जाकर कहा कि पार्षद अपना वोट मांगे, मेयर के लिए वोट ना मांगे। हमारे जो पदाधिकारी जबरदस्ती कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल इनको धक्के मारकर हटा दिया जाएगा। क्योंकि ना तो चुनाव लड़ने का और ना ही लड़ाने का कोई तजुर्बा है, ना कुछ, सिर्फ कुर्सियां घेर कर बैठे हुए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ आ गए हैं, जहां जहां से इन्होंने पैसा उगाही करी है, रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, जहां जहां इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आप पार्षद अपना वोट मांगो, औरों को आप मतलब मेयर के लिए वोट मत मांगे। ये स्थिति रही तो हम कैसे जीत पाते। ये बिल्कुल निराधार हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और मैं दावा करता हूं, अगर मोहन खेड़ा जी की इन बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो वो किसी भी मंदिर में आके इस बात को कसम खा लें और मंदिर में खड़े होकर इस बात को कह दें तो मैं सारे आरोप स्वीकार लूंगा उनके। मैं सारे आरोप स्वीकार लूंगा, चाहे वो नहीं भी होंगे वो भी स्वीकार लूंगा। उसके पीछे इनके पैसे का घमंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इनकी कम बुद्धि की राजनीति है, कम अकल की राजनीति है। अगर इनको करना था तो एक समीक्षा मीटिंग करते, हिमांशु गावा जी को बैठाते, मीना शर्मा जी को बैठाते, जो इनके चुनाव संचालन की समिति थी उसको बैठाते और उसके अंदर चर्चा करके उसका सार निकालते कि हम चुनाव कहां से हारे हैं, तब ये बात करते। और उन लोगों को, अगर मैं दोषी होता तो मेरे ऊपर कार्रवाई करते, कोई और दोषी होता तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाते। तो रुड़की के लक्सर में महापंचायत के स्थगित होने के बाद भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में विधायक उमेश कुमार के समर्थक लक्सर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोग दूसरे रास्तों से निकलकर लक्सर पहुंच गए हैं। जैसे पुलिस को लोगों के कॉलेज में इकट्ठा होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वहां मौजूद लोगों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हो गई। इस दौरान हाथापाई की नौबत भी आई। हालात इतने खराब हो गए तो पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, तब जाकर भीड़ को तितर बितर किया गया। इसके अलावा लक्सर के गोवर्धनपुर में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। इस बात को आप अपने लेवल से, अपने स्तर से जरूर जनता तक पहुंचाइए कि क्या छत्तीस बिरादरी की एक शांतिपूर्ण मीटिंग में इस तरह का लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मैं सभी से पूछूंगा, हमारे अंदर एक ही आग लग रही है, आग लग रही है। हम धरती माता को माता कहते हैं, भारत माता को माता कहते हैं, गौ माता को माता कहते हैं, और जो हमारे जन्म देती है माता, हम क्या उसको अपमानित, उसको जो गालियां और उस पर जो उल्टे सीधे आरोप क्या हम सहन कर सकते हैं? नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी यही लड़ाई है, जिसने ये आरोप लगाए हैं या गालियां दी हैं वो माफी मांग ले तो हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम था, एक कॉल विधायक जी के द्वारा हुई थी, उमेश शर्मा जी के द्वारा। उन्होंने उस कॉल को कॉल ऑफ कर लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से और एक पब्लिक कॉल के माध्यम से ये कहा था कि अब मैंने इसको निरस्त कर दिया। उसके बाद लोगों के इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है।
आज लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि अनावश्यक गैदरिंग नहीं करेंगे। अभी थोड़ा हम वो गैदरिंग को हैंडल करना या उसको सस्टेन करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने स्थितियां पैदा करी। बाकी स्थितियां शांतिपूर्ण, पथराव चूंकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे, उनका चिन्हीकरण करेंगे। हमारे पास वीडियो है, FIR और आगे की जो कार्रवाई वो जरूर है। नगर निगम चुनाव में अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित किए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन पर अब गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि निष्कासन में पक्षपात किया गया और पार्टी हितों की अनदेखी की गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुशर्रफ हुसैन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी व अनुशासन सर्वोपरि है और जिन लोगों को निष्कासित किया गया है उनके खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि फैसला कांग्रेस नेतृत्व की ओर से सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही लिया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में दो पक्ष अब बन गए हैं, जहां एक तरफ निष्कासित कार्यकर्ता अपने साथ हुई कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थक मुशर्रफ हुसैन के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। करें जिस तरीके से नगर निगम चुनावों का समापन हुआ, रिजल्ट आए, उसके बाद कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का चाबुक भी महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का चला। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिन लोगों पर चाबुक चला उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी महानगर अध्यक्ष पर लगाए हैं। जानते हैं उनसे किस तरीके का आरोप है, प्रत्यारोप है। मुशर्रफ भाई, लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर आपने, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उन्हें टिकट नहीं दिया, अनुशासनहीनता के तहत आपने एकदम बिन नोटिस दिए निकाल दिया गया। किस तरीके का आरोप है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमने 28 तारीख में निष्कासित किया गया, कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता हैं, वो जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं माननीय एडवोकेट संदीप सहगल जी, उनकी लिस्ट के माध्यम से जो हमारे हाईकमान उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास गई है और उन्होंने ये मांग की थी कि इन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया है, अतः आप इन्हें निष्कासित किए। उनके पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार मैंने कांग्रेस पार्टी से उन लोगों को 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है और ये पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार किया गया है। पोलिंग से एक दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर कार्य किए, उन लोगों के संग बैठकर कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। तो जब ऐसी प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और जहाँ आरोप आदमी जब भी लगाता है जब कहीं ना कहीं खींचा हुआ होता है, उसे लगता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, मेरी बात खुल गई। तो यदि कोई ऐसा है तो आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है तो खुला मंच है उनके लिए, स्वतंत्र है वो लोग। लेकिन चुनाव के दौरान जैसे आदरणीय मुक्ता दी ने किया, शशांक ने किया, प्रभात जी ने किया, इन लोगों ने जो किया वो नहीं होना चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा आदमी के अंदर नहीं होनी चाहिए। भाई 2027 से कल पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है और पार्टी के अंदर के कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं तो वो गलत हुआ ना, गलत हुआ तो नेचुरल है कि उनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए और यही कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जी, कार्रवाई आपने की, जाए इसी बात है, अनुशासन किसके इशारे पे ये पूरा खेल चल रहा है कि अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? पहली बात तो कार्रवाई मेरे कहने से नहीं हुई, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कार्रवाई करने का। भाई एक प्रोटोकॉल होता है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, मैं तो केवल एक प्रत्याशी हूं। जो बातें संज्ञान में आई वो उनके संज्ञान में डाली, तो निश्चित रूप से कि इन्हें जब संज्ञान में कोई बात आई और उसके पुख्ता सबूत है तो इनको कार्रवाई करनी है। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हुआ और किसी के इशारे पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो चीज सामने, ना किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है, ना किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष है, कहीं कुछ नहीं है। जो बात संज्ञान में आई उसको निष्पक्षता से उसकी जांच की गई और उसके उपरांत कार्रवाई की गई। तो ये हमारे साथ संदीप सहगल जो मेयर के प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने बेबागी से अपनी बात रखी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में अनुशासनहीनता का जब चाबुक चला है तो बौखलाहट होना भी लाजमी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहावत फिट बैठती है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप देखते रहिए मेरे साथ चैनल, मैं आपके साथ आरिफ खान, काशीपुर, उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड विधानसभा में इस बार बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा, इसे जिसे कि डिजिटल लेस प्लेटफॉर्म ई नेवा के जरिए संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सत्र पूरी तरह से तकनीक आधारित होगा, जिससे कि विधायकों को कागज के बिना ही सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार गैरसैंण को शीतकालीन राजधानी बनाने के बावजूद वहां सत्र आयोजित नहीं कर रही है, जो जनता के विश्वास के साथ धोखा है। ये बहुत अच्छी बात है और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि पेपरलेस बजट और डिजिटल की बात पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से देहरादून से बाहर निकलने का उनका कोई मन नहीं है और गैरसैंण को आपने शीतकालीन राजधानी बनाने का जो है कार्य किया था, उसके बाद आप गैरसैंण नहीं जाते हैं, तो ये जनता के साथ आप जनता के विश्वास के साथ धोखा करने का कार्य करते हैं। और हर बार धामी जी कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ लेते हैं कि उन्हें देहरादून में ही रहना पड़े। नैनीताल में किया जा रहे सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान बीते माह दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से पहुंची चरखा काटते हुए बापू की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के ई रत्नेश कुमार ने बताया कि अभी स्थायी तौर पर ट्रैफिक का मूवमेंट देखते हुए प्रतिमा का फेस नैनीताल हल्द्वानी मार्ग की तरफ किया गया है। कुछ समय बाद प्रतिमा का फेस पोस्ट ऑफिस की तरफ करके ट्रायल किया जाना है। ट्रायल सफल होने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को स्थायी तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। हम लोग क्योंकि गांधी जी की मूर्ति ले आए हैं, इसका भी हम लोग एक ट्रायल फेस में कर रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक का मूवमेंट है और उस पर और उनकी लाइन ऑफ साइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका हम ट्रायल फेस में अभी बीच में लगा दिए हैं। इसका भी एक फेस इधर रहेगा और एक फेस पोस्ट ऑफिस की तरफ करके ट्रायल लेना है। फिर जैसे ही ट्रायल हमारा सफल होगा उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग क्योंकि गांधी जी की अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें कि 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें कि 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आशीर्वाद हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 फरवरी से शुरू होने वाले केंद्र के बजट में उत्तराखंड को विशेष पैकेज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर उनका प्रदेश के प्रति लगाव देखने को मिला और प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज भी दिए और पेश होने वाली बजट में प्रदेश को विकास के लिए एक अच्छा बजट मिल सकता है, जो कि प्रदेश के विकास में काम आएगा। जिस तरह से उद्घाटन के समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां आए और उन्होंने राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी किया और उत्तराखंड की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी चर्चा की है। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध किया है समापन के अवसर पर यहां उपस्थित रहने का। तो मुझे लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का समय हमको मिलेगा और जैसे भी उनके आने का कार्यक्रम तय होगा आपको इसकी सूचना मिलेगी और गृह मंत्री जी आएंगे, कोई बड़े नेता और भी आएंगे, तो इससे उत्तराखंड का काफ़ी जो है विकास की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ेगा। जिस तरह से उद्घाटन हरिद्वार जिले के रुड़की में हुए जनप्रतिनिधियों के फायरिंग विवाद पर
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपनी गरिमा रखनी चाहिए और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार की जनप्रतिनिधियों ने भाषा का इस्तेमाल किया वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्लियर हूँ इस बात में, आप मेरा जानते हैं, मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। तो उत्तराखंड में फरवरी की 17 तारीख को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार का विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और ई सेवा के तहत इस बार पेपरलेस सत्र होगा। इसके लिए विधायकों को भी ट्रेनिंग के लिए पत्र जा चुका है। दोनों विधानसभा देहरादून और गैरसैंण में पेपरलेस सत्र के जरिए हम तैयार है। हालांकि अभी गैरसैंण में और तैयारी करनी बाकी है। उनका यह भी कहना है कि सरकार से इस बार का सत्र देहरादून में कराने को कहा गया है और सभी अधिकारी पेपरलेस सत्र के लिए तैयार हैं। आप सभी के चैनलों के माध्यम से, आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसैंण और देहरादून का जो हमारा सदन है, उसको ई नेवा के तहत उस पे कार्य किया है। ई नेवा मतलब डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं और बीच बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं। आप सभी के वन विभाग, सिविल और सोयम की ओर से जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीएफओ सिविल और सोयम पवन नेगी ने बताया कि पौड़ी कोटद्वार मोटर मार्ग पर घोड़ी खाल के पास जंगल में आग की घटना को लेकर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में फायर और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से राहत और बचाव कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल भविष्य की आग की घटनाओं से निपटने की तैयारी के रूप में की गई है। हमने घोड़ीखाल के समीप जो जंगल है उसमें एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें हमारे साथ साथ अन्य विभाग भी जुड़े हैं, जैसे कि रेवेन्यू है, फायर के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और हमारे प्रशासन के लोग भी जुड़े हुए हैं और हेल्थ के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये मॉक ड्रिल दर्शाता है कि हम लोग कितने तैयार हैं और कितने कम रिस्पांस टाइम में हम नागरिक को नियंत्रित कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि हमें अपनी तैयारियों को परखने के लिए इसमें मौका मिल जाता है। बिल्कुल हमने हर रेंज को टारगेट दे रखा है कि वो वीकली हमें जो भी वनाग्नि सुरक्षा की जो गोष्ठियां कर रहे हैं, जो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो वन पंचायतों में है, चाहे वो गाँव में है, चाहे वो स्कूलों में है, उनको डेली स्तर पर हमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं और हर रेंज में हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने रुद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को काफी संघर्ष के बाद मिली भूमि पर सवालिया निशान साधा, जब पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश गौरी पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सुरेश गौरी पर जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मामला यही है कि गौरी ने जो बदतमीजी की है, जो इस राष्ट्र का अपमान किया है, राष्ट्र की धरोहर का अपमान किया है, सैनिकों का अपमान किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन का अपमान किया है, उनके आश्रितों का अपमान किया है, उसी को लेके आज डीएम को ज्ञापन दिया गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी सब लोग जा रहे हैं भाजपा जिला कार्यालय, इसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। इसी के उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत रोष है, बहुत बदतमीजी की है उसने। एक तो कहा भी है उसने कि इन लोगों को फ्री में मिली है और ये कहा है कि हमने मेहनत की है, तो उसकी मेहनत का सबको पता है कि फर्जी कॉलोनियां काटी है उसने। और हम लोगों ने जंगल बसाया, हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया, इन सैनिकों ने सीमाएं सुरक्षित की, उनको लाके यहाँ दिया गया, वो भी जंगल दिया गया, तो उन लोगों ने बसाया तो कुछ नहीं।
उत्तराखंड में हाल ही में हुए निकाय चुनावों में नगर निगम की 11 सीटों में से 10 बीजेपी के खाते में आई, जब बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी का निकाय में अच्छा प्रदर्शन रहा है और बीजेपी के कार्यों से प्रदेश की जनता बेहद खुश है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां जहां पार्टी आ रही है वहां समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके साथ बीजेपी आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। और जहां हम जीते हैं वहां भी और अधिक मतों से जीत सकते थे, इसकी भी समीक्षा करेंगे। जहां हारे हैं वहां भी किन किन क्या क्या कमियां रही हैं, क्योंकि कमियां भी होती हैं और उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। अच्छाई की भी समीक्षा करेंगे, बुराई की भी समीक्षा करेंगे। और आगामी समय में, क्योंकि अब हम सभी लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, तो हम प्रत्येक चीज की समीक्षा करेंगे। जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और जो अनुभव हमको इस समय प्राप्त हुआ है, इस अनुभव के आधार पर हम आगे के चुनाव को और बेहतर करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन साइकिलिंग प्रतियोगिता में थॉमस जॉन और पूजा भवन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 40 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग कंपटीशन के नवीन थॉमस ने गोल्ड जीतकर चौथी बार राष्ट्रीय चैंपियन बने। पदक पाने के बाद विजेता काफी खुश नजर आई। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब अंडर 14 थी तब से मैंने टाइम ट्रायल इस इवेंट में मतलब गोल्ड आता रहा, और लास्ट ईयर कुछ मतलब टेक्निकल चीजों की वजह से नहीं आया, तो दिमाग में ये था कि इस बार भी मतलब इसमें लेना है, एक इवेंट में गोल्ड लेना है, अपना इवेंट और लेना है, तो आज आ गया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत के बाद, तपस्या के बाद मेडल आता है। लेकिन एक चीज होती है कि हमारा साथ देने वाले होते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे कोचेस हो गए, इनका बहुत हाथ रहा इसमें, और उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया। मैंने विश्वास छोड़ दिया था कुछ दम तक अपने ऊपर, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और साथ दिया, इस वजह से ये मेडल आया, ऐसा लगता है। एग्जैक्ट नंबर्स में 25,000 किलोमीटर हर साल 10 साल के लिए, सो इतना मेहनत किया है। ओह अचीवमेंट, ये मेरा 4th नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल है। सो केरला में पहली बार 2015 में हुआ था, फिर गुजरात में 2023 में, 24 में गोवा में, और अभी आज yes 4 gold, hat trick +1. I mean phenomenal. I mean ये कोर्स जो कल पूरा खुला हुआ था, एक दिन में बंद करके पूरा क्लीन करके, और सिक्योरिटी जो policemen, they were standing and keeping us safe. I mean we felt really nice to race out here in Uttarakhand. बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार में पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के नामी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी 4 माह पहले रामलीला के दौरान जेल तोड़कर भाग गया था, जिसे रानीपुर, ज्वालापुर, कोतवाली पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज जारी है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।